राहुल जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 17 फरवरी गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की कुछ प्रमुख गतिविधियां। शहर के सब उद्यान में अब किंग कोबरा का जोड़ा रखा जाएगा। यहाँ आने वाले पर्यटकों सहित शहरवासी न केवल इन्हें देख सकेंगे, बल्कि सांपों की जानकारी भी उन्हें एलईडी पर मिलेगी। बसंत विहार स्थित सर्प अनुसंधान केंद्र के समीप ही सर्प व्याख्या केंद्र एवं सरीसृप गृह बनाया जाएगा। ये प्रदेश का एकलौता सर्प उद्यान होगा जो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। गुरुवार शाम 5 बजे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। करीब 1 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें टच पैड वाली 40 एलईडी लगाई जाएगी, जिसमें सभी रेंगने वाले जीव जंतुओं की प्रजाति वह किस वातावरण में जीवित रहते हैं सहित अन्य जानकारियां फोटो के साथ मिलेगी। साथ ही सांपों को लेकर लोगों में जो डर है उसकी भी सही जानकारी मिलेगी। दरअसल सर्प अनुसंधान केंद्र की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों में सांपों का रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ना है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं मध्य प्रदेश और पूरे सेंट्रल इंडिया के एक लौते सरीसृप संरक्षण और शोध केंद्र पर। यहाँ के संचालक मुकेश इंगली जी हमारे साथ हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सांपों की सुरक्षा की जाती है, किस तरीके से उन्हें यहाँ लाया जाता है, किस तरह संरक्षित किया जाता है और क्या है ये पूरा मामला। मुकेश जी, आपका स्वागत है अभय न्यूज़ में। धन्यवाद। मुकेश जी, ये आज जो सरीसृप जो आपका केंद्र है, किस तरीके से संचालित किया जाता है, कब से इसकी शुरुआत की गई और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, सर्प अनुसंधान संगठन द्वारा सरीसृप संरक्षण शोध केंद्र की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सांपों के बारे में लोगों तक वैज्ञानिक और तथ्यपरक जानकारी को पहुंचाना, क्योंकि आमतौर पर जो लोगों के अंदर डर है सांपों को लेके, भ्रांतियां है, अंधविश्वास है, उसको दूर करना। और चूँकि सांप आसानी से शहरी क्षेत्रों में भी आ जाते हैं, घरों में भी आ जाते हैं, तो उनसे लोगों को सुरक्षा देना और वो सांपों को लोग मारे नहीं, इसलिए लोगों को एजुकेट भी करना, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग भी देना और सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ के और जंगल के अंदर में रिलीज़ करना। ये जो आपका यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पे किस तरीके से आप सांपों को रखते हैं, आपको किस तरीके से परमिशन यहाँ पर है रखने की, कितने समय तक यहाँ तक रखा जा सकता है उन्हें, और आगे किस तरीके से फिर उन्हें आप जंगल में आप छोड़ते हैं, क्या है, किस तरीके से आप कार्रवाई करते हैं पूरी? देखिए, अभी तक हमारे पास जो परमिशन है वो सांपों को रेस्क्यू करने की और एक यहाँ ट्रांजिट फैसिलिटी हमने बना के रखी है। जैसे मान लीजिए कहीं सांप निकला और कोई सांप घायल है या उसको छोड़ने में जंगल में हमारे पास समय है, 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, तो उस सांप के लिए एक ट्रांजिट फैसिलिटी यहाँ पे है, उसमें हम सांप को रखते हैं और फिर जैसे ही सांप सुरक्षित हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, फिर उसको जंगल में रिलीज़ करते हैं। अभी तक हमारे पास ये फैसिलिटी है। अब जो रेप्टाइल हाउस हम बनाने वाले हैं, जो सरीसृप संरक्षण शोध केंद्र का इंटीग्रेटेड जो परियोजना है, उसमें ट्रेनिंग सेंटर है, हर्पेटोलॉजी रिसर्च लाइब्रेरी है, लैब है, उसके अलावा इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। क्योंकि मध्य भारत में अभी कहीं भी आप जाएंगे, कोई भी इंटरप्रिटेशन सेंटर को देखेंगे तो वहाँ कोई भी एनिमल की एक फ़ोटो लगी रहती है सिंपल सी, और उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा। वो लगभग 40 एलईडी टीवी लगे रहेंगे, बड़े स्क्रीन्स लगे रहेंगे, जिस पे लोग सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे और उसके आगे टच पैड भी होगा, जिससे उनको जो वांछित जानकारी चाहिए वो सब जानकारियाँ मिल पाएगी। क्योंकि जी यहाँ पर जब आपको जू की परमिशन मिल जाएगी, रेप्टाइल्स रखने की परमिशन मिल जाएगी, तो किस किस तरह की, किन प्रजाति के रेप्टाइल्स यहाँ पर रख सकते हैं और क्या उनके यहाँ पर किस तरीके से उनको संरक्षित करेंगे? देखिए, पहला मोटिव जो होता है किसी भी ज़ू का, वो होता है एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करना प्रॉपर्ली। तो वो तो हम कर ही रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि शुरुआत में जो नॉर्म्स होते हैं ज़ू के, उसके मुताबिक जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनको महत्व दिया जाएगा, प्रारंभिक मूल्य को रखा जाएगा। उसके बाद फिर हम जो एक्जोटिक सांप हैं, जो खास करके मध्य भारत में नहीं मिलते हैं, जैसे किंग कोबरा है या और उड़ने वाले सांप हैं, उस तरीके के सांप जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं, हम उनको भी ज़रूर इसमें लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कितना समय इसमें लगने वाला है बनने में और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर, जैसे आप अगर यहाँ पर उनको रेप्टाइल्स को रखेंगे तो क्या शहर की जनता को भी सुविधा मिलेगी कि वो उनको यहाँ पर आकर देख सके, उनके बारे में जानकारी ले सके, और किस तरीके से वो जो एक अंधविश्वास हो, जो एक डर भय जो जनता में है सांपों को लेकर या रेप्टाइल्स को लेकर, तो उसे किस तरीके से दूर करने का प्रयास किया जाएगा और क्या क्या जानकारी जनता को उसमें दी जाएगी? देखिए, यहाँ हम ये करने वाले हैं, जो प्लान है हमारा उसका मुताबिक, इसमें एक जो ट्रेनिंग सेंटर या जो हॉल बनाया गया है, उसमें लगभग 4 शो हम प्रतिदिन रखेंगे, 2 सवेरे और 2 शाम को, जिसमें लोग आके, जो उज्जैन शहर के लोग हैं वो भी, और जो विजिटर्स महाकाल दर्शन के लिए बाहर से आते हैं वो भी आएँ और यहाँ से सांपों के संरक्षण का एक मैसेज लेके पूरे भारत में पहुँचे।
और उसके अलावा जो रेप्टाइल्स हमारे पास रहेंगे उसको एग्जिबिट करने के लिए और जो लोग सीखना चाहते हैं सांप पकड़ना उसकी ट्रेनिंग के लिए, और इस तरीके के सारे कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हम विक्रम यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन हमने अभी स्टार्ट किया है, वो भी हम डिप्लोमा कोर्सेज भी, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी यहाँ स्टार्ट करेंगे। मुकेश जी, चूँकि आज इसका भूमि पूजन किया जाना है, तो कितना समय इसमें लगने वाला है बनने में, और कब तक शहर की जनता को ये सौगात मिलने वाली है? देखिए, पहले चरण में हमारे पास जो हर्पेटोलॉजी लैब, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग सेंटर है वो लगभग आधा बन चुका है, और जो आज भूमि पूजन होना है रेप्टाइल हाउस का और इंटरप्रिटेशन सेंटर का, मैं मान के चलता हूँ कि इसमें 6 से 8 महीने का समय ज़रूर लगेगा। उसके बाद शहर के लोग इन सब सुविधाओं का लुत्फ़ उठा पाएंगे, सारी जानकारियाँ जो है उनकी मिल पाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि सांपों के काटने की घटनाएँ बहुत ज़्यादा होती है, और पूरे भारत में मध्य प्रदेश जो है वो सबसे पहले स्थान पे, पिछले 10 साल से लगातार पहले स्थान पे बना हुआ है। तो हम यहाँ ये प्रयास कर रहे हैं कि टीचर्स को ट्रेन करने के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स को भी ट्रेन करें कि सांप काटने के बाद प्राथमिक उपचार किस तरीके का होता है। कई लोग उसके चक्कर में भी उनकी जान चली जाती है, तो वो यहाँ पे प्रॉपर फर्स्ट एड सीख पाएंगे। विद्यार्थी सांपों की पहचान सीख पाएंगे कि कौन सा सांप जहर वाला है, कौन सा बिना जहर वाला है। किसान ये सीख पाएंगे कि कौन से सांप से उसको बचने की ज़रूरत है, कौन सा सांप जो है उसके फसल में उत्पादन में उसको मदद करता है। तो इस तरीके का इंटीग्रेटेड पूरा प्रोजेक्ट हम लोग इसको जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मुकेश इंगले जी, जो कि यहाँ के संचालक हैं सर्प उद्यान के, और आज इसका भूमि पूजन होने वाला है। और भूमि पूजन के बाद यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा सर्प उद्यान देखने को मिलेगा, और काफ़ी डिजिटलाइज इसको किया जा रहा है, और बहुत कुछ सुविधाएँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अभय न्यूज़ के लिए उज्जैन से शकील खान। कार बेचकर उसकी किस्त जमा नहीं करना एक युवक को भारी पड़ गया। खाराकुआ पुलिस ने अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल इंदौर रोड की ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहने वाले शाकिर पिता साबिर खान ने आगर रोड पर रहने वाले इलियास खान से आर्टिका कार खरीदी थी। एटलस चौराहे के पास ऑटो डीजल पर दोनों के बीच करार हुआ था कि इलियास हर महीने आने वाली कार की किस्तें जमा करेगा, लेकिन इलियास ने किस्तें जमा नहीं की। ऐसे में कार खींचने के हालात बन गए। इसके चलते शाकिर ने खाराकुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद इलियास के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ से लाकर उज्जैन में गांजा बेचा जा रहा था। पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनसे 41 किलो गांजा जब्त किया गया है। मुख्य आरोपी सुनील चना भाग गया है। दरअसल पुलिस को कानीपुरा रोड पर स्थित तिरुपति एवेन्यू में गांजा तस्करी होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने दबिश दी तो धर्मेंद्र उर्फ छोटू और छत्तीसगढ़ का रहने वाला दुर्गेश पकड़ा गया। इनसे 20 किलो गांजा बरामद किया गया है। ये लोग सुनील चना के घर से गांजा बेच रहे थे। पुलिस को देखकर सुनील भाग निकला। एएसपी आकाश भूरिया ने बताया कि शीतल पैलेस कॉलोनी से जागरेंद्र, तराना के इसरार और छत्तीसगढ़ के पंचम को पकड़ा गया है। इनसे 21 किलो गांजा बरामद किया। चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट पेश कर रिमांड मांगा है। इनसे गांजा तस्करी की चेन का पता लगाया जा रहा है। मादक तस्करों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही। इसी तारतम्य में दिनांक 16/2/2022 को थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र में 2 स्थानों पर अलग अलग जगह पर कार्रवाई की गई है, जिसमें विधिवत रूप से 41.308 लगभग गांजा जब्त किया गया है, और कुल 5 आरोपी अभी कस्टडी में लिए गए हैं और 1 आरोपी फरार है। इसमें सभी को विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। वहाँ से उनका रिमांड लिया जाएगा और इसमें प्रकरण में और भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस चीफ मोहन भागवत 3 दिन तक उज्जैन में रहेंगे। 19 फरवरी को वे उज्जैन आएंगे और 22 तक यहीं रहेंगे। इस दौरान वो विद्या भारती के प्रांतीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। भागवत इस बार इस्कॉन मंदिर परिसर में ठहरेंगे। आमतौर पर उज्जैन यात्रा के दौरान उन्हें माधव सेवा न्यास में ठहराया जाता है, लेकिन इस बार पूरे क्षेत्र में निर्माण कार्य चलने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें इस्कॉन मंदिर परिसर में रोका जा रहा है। 3 दिन कार्यक्रम में भागवत मालवा प्रांत के सभी प्रचारकों के साथ मीटिंग करेंगे। इस दौरान शाखाओं को मजबूत बनाने पर विचार किया जाएगा। यूपी चुनाव में वोटरों को वीडियो के जरिए धमकाने वाले तेलंगाना के विधायक टी राज सिंह ने गुरुवार को श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जीत की कामना की। टी राजा ने एक वीडियो जारी कर यूपी के वोटरों से भाजपा को वोट देने की अपील की थी। वोट नहीं देने की सूरत में बुलडोजर के लिए तैयार रहने की धमकी भी दी थी। चुनाव आयोग ने राजा सिंह पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
गुरुवार को शहर पहुंचे राजा सिंह ने गर्भगृह में जाकर करीब 20 मिनट तक पूजा की। मंदिर परिसर में स्थित सिद्धि विनायक गणेश और साक्षी गोपाल मंदिर के भी दर्शन किए। राजा सिंह ने बताया कि 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा की जीत और योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम बनाने की प्रार्थना की है। श्री महाकालेश्वर दर्शन के बाद वह नलखेड़ा स्थित बगलामुखी माता मंदिर के लिए रवाना हो गए। तो आज महाकाल जी के दर्शन अभिषेक करें कि योगी जी को आशीर्वाद दें और फिर से एक बार योगी जी मुख्यमंत्री बने। और यहाँ से बगलामुखी माता जी के पास भी हवन पूजा प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। वहाँ पर भी हमारी भगवान से एक ही एक प्रार्थना रहेगी कि फिर से एक बार योगी जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि योगी जी केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, हिंदुओं की एक आशा है। महानंदा नगर में दिन दहाड़े घर के बाहर से एक बदमाश स्कूटर चुरा ले गया। स्कूटर मालिक बस थोड़ी देर के लिए घर के भीतर गए थे। इसी बीच बदमाश ने अपना काम दिखा दिया। दरअसल महानंदा नगर के रोहित राजपूत ने स्कूटर घर के बाहर खड़ा किया था। काले रंग का स्कूटर खड़ा कर वह घर के भीतर गए थे। कुछ देर बाद वह लौटे तो स्कूटर अपनी जगह पर नहीं था। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक बदमाश स्कूटर धक्काकर ले जाता दिख रहा है। फिलहाल रोहित ने प्रकरण दर्ज करवाया है। कोरोना की तीसरी लहर में उज्जैन में बुधवार को 5वीं मौत दर्ज की गई। ये मौत मक्सी रोड के रहने वाले एक बुजुर्ग की है। आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद वे पॉजिटिव पाए गए थे। बुधवार रात उनकी मौत हो गई। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 169 लोगों ने दम तोड़ा था। तीसरी लहर का प्रकोप शहर में जनवरी के मध्य से शुरू हुआ था। करीब 25 दिन तक लहर रही। अब यह उतार पर है। इसी बीच 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। बुधवार रात आए कोरोना बुलेटिन में 19 पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 7 उज्जैन, 5 महिदपुर, 4 तराना और 1 बड़नगर, नागदाव, खारचोत के हैं। अब एक्टिव केसेस की संख्या 182 हो गई है। इनमें से 3 अस्पतालों में भर्ती है और जबकि 178 होम आइसोलेशन में है। कोरोना काल के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन सिस्टम से गुरुवार को शुरू हो गई। बच्चे मास्क पहनकर परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले उनका तापमान चेक किया गया और सैनिटाइजर करने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं की तैयारी पहले ही कर ली थी। कोरोना के कारण 2 साल बाद ऑफलाइन परीक्षाएं इस बार ली जा रही हैं। इसे लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। केंद्रों पर परीक्षा देने आए 12वीं के विद्यार्थियों में अंग्रेजी के पेपर को लेकर उत्साह नजर आया। परीक्षा केंद्र में बच्चों को सैनिटाइजर करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्यार्थियों ने पेपर दिया। 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा के लिए मोबाइल बाहर ही रखवा लिए गए। फिलहाल पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई। किसी भी सेंटर से अप्रिय समाचार नहीं मिला है। गुजरात के पालीताड़ा तीर्थ पर गिरिराज पर्वत की यात्रा करके लौटे जैन समाज के 27 श्रद्धालुओं का जैन समाज के सदस्यों ने स्वागत किया। दरअसल श्रद्धालु 11 फरवरी को यात्रा के लिए रवाना हुए थे। छठ पर होने वाली यात्रा काफी कठिन है। श्रद्धालु रजत मेहता ने बताया कि इसमें 55 घंटे के उपवास रखकर गिरिराज पर्वत की यात्रा की जाती है। इसमें 3500 सीढ़ी चढ़ना और 2500 सीढ़ी उतरना होता है। कम से कम 7 बार यह प्रक्रिया पूरी करनी होती है। व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता के अनुसार लोग 3 से लेकर 11 परिक्रमा करते हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे श्रद्धालुओं का अभिनंदन मोतियों की माला पहनाकर किया गया। इस मौके पर ढोल भी बजाया गया और गुलाल भी उड़ाया गया। ये छठ के नाम से पहचानी जाती है, जिसमें 2 दिन उपवास करके 7 यात्रा गिरिराज पर्वत पालीताना की जाती है। इसमें कोई पानी और खाने का कोई काम नहीं होता। एक दिन पहले से भूखा, एक दिन बाद तक, सुबह तक, मतलब लगभग ये 50-55 घंटे का व्यवस्था हो जाती है। इसमें एक बार लगभग पहली बार में 3500 सीढ़ी चढ़ना होती है और घेटी पर लगभग 2600 सीढ़ी उतरना होती है। वो 5 राउंड होते हैं उधर के, और इधर फिर 7वां राउंड उतरा जाता है। पर पहले दिन कोई 3 करता है, कोई 4 करता है, कोई 5 करता है। हमारे साथ में गए वो ने 8 यात्रा भी की है। 7 यात्रा का महत्व है कि 7 यात्रा होना ही चाहिए, पर 8, 9, 10 भी लोग यात्रा करते हैं। और अब खबरें दे दनादन। मालवी कवि नरेंद्र श्रीवास्तव का निधन हो गया। सांदीपनी नगर निवासी श्रीवास्तव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। झोकर शाजापुर में जन्मे श्रीवास्तव ने मालवी लोक साहित्य को नई दिशा दी। आंजना समाज के वरिष्ठ सदस्य रमेश पटेल का निधन हो गया। देपालपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
श्री महाकालेश्वर मंदिर में अहमदाबाद के भक्त गिरिराज गुर्जर ने 1,21,000 रुपए का दान दिया। सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने राशि प्राप्त की। सिद्ध आश्रम परिसर स्थित खाटू श्याम मंदिर में गुरुवार की शाम भजन संध्या होगी। गायक नंद किशोर शर्मा खाटू श्याम के भजन सुनाएंगे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।